नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अगले सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोगों ने गेहूं की 2 क्लासेस अभी तक कर ली हैं और गेहूं बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो गेहूं को और आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे हम। और भाई साहब, अपनी आई लव सुंडा सीरीज को आप इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद है। 29 रुपए मात्र आपको खर्च करने पड़ते हैं, किसके लिए भाई साहब, टेस्ट सीरीज के लिए। आई लव सुंडा सीरीज की टेस्ट सीरीज जो आपको ऐप पर मिल रही है भाई साहब, 1200 से 1500 क्वेश्चन मात्र आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 29 रुपए में। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस मात्र 6386909252 इस पर आप करेंगे व्हाट्सएप मैसेज। इसके बाद जैसा भी प्रोसेस होगा सारा आपको पता चल जाएगा। टेस्ट सीरीज में एनरोल करके फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी तैयारी को बूस्ट करने का काम एमसीक्यूज करते हैं। क्योंकि एग्जाम जब आप देते हो तो एमसीक्यू फॉर्म में देते हो। आप अभी तक पढ़ाई जो भी करते आ रहे हो वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे करते आ रहे हो। एमसीक्यू जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे, जहां भी आपको टेस्ट सीरीज मिले आपको ज्वाइन करना चाहिए, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे तैयारी उतनी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही अपना एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का बैच जो चल रहा है मात्र 1299 रुपए में, ये आरंभ बैच आपको मिल जा रहा है अपने ऐप पर, जिसका नाम है क्या, एसीआई एग्रीकल्चर। इसी नाम से आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। और वहां आप जो है उसके लिए भी आपको अगर लेना है बैच तो कहां कॉल करनी है, कहां मैसेज करना है, 6386909252 पर ही आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे, सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। तैयारी को अपनी बूस्ट करना है तो आरंभ बैच में फटाफट इनरोल कर लीजिए। इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना भाई साहब क्या, गेहूं जो हम लोग पढ़ रहे थे बहुत डिटेल में, उसी को बहुत भाई साहब डिटेल में जाते हुए स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंसेक्ट पढ़ लिए थे जो भी गेहूं में लगते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है भाई साहब जो हमारे डिजीज लगते हैं, किसमें, गेहूं में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि रोग जो हमारे गेहूं में लगते हैं बहुत भाई साहब भयंकर तरीके से पूछे जाते हैं। कहां पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तो सबसे पहले आपके सामने आ गया है। क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा, भाई साहब रस्ट पूछा जाता है। जो गेहूं में लगता है रस्ट, क्योंकि रस्ट एक प्रकार का नहीं लगता है, इसमें रस्ट लगते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से रस्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भाई साहब। एक तो लगता है हमारा ब्लैक रस्ट, एक लगता है येलो रस्ट और एक लगता है ब्राउन रस्ट। ये तीनों के तीनों रस्ट बहुत पूछे जाते हैं और सबको कंफ्यूजन भी खूब करवा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी वहीं बनता है जहां आप लोग हो जाते हो क्या, कंफ्यूज। ठीक है, तो भाई साहब इसमें जो पहला हम लोग पढ़ेंगे रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। द फर्स्ट वर्क ऑन व्हीट रोली, रोली हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या, रस्ट। तो पहला जो काम हुआ था रस्ट पे किसने किया था इंडिया में, केसी मेहता ने किया था। पूछा जाए आपसे अगर भाई साहब रस्ट पे पहला काम करना किसने इंडिया में स्टार्ट किया, तो डॉक्टर केसी मेहता ने। कहां स्टार्ट किया था, आगरा में। ठीक है, एंड ट्रेस्ड द स्टेज ऑफ रोलीज लाइफ साइकिल, यानी रस्ट की लाइफ साइकिल को इन्होंने खोज डाला था। रस्ट की लाइफ साइकिल को खोजने का काम किसने किया था, वो थे भाई साहब केसी मेहता। हेंस ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रोली डिजीज, यानी इंडियन रस्ट डिजीज। भाई साहब भारत में रस्ट के देखो, रस्ट को हिंदी में रोली भी बोला जाता है, रतुआ भी बोला जाता है, याद रखना। तो भाई साहब जो रस्ट के है, इंडियन रस्ट के फादर किसको बोला जाता है, केसी मेहता को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले रस्ट की खोज भी की थी। इसके साथ ही खोज करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था भाई साहब, इसकी जो स्टेजेस अलग अलग हैं, लाइफ साइकिल है, इन सब के बारे में ब्रीफली बताया था। इसीलिए भाई साहब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, फादर ऑफ रस्ट। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रस्ट किसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है केसी मेहता को। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद 5 टाइप स्पोर्स पाए जाते हैं, 5 प्रकार के टोटल स्पोर पाए जाते हैं। लेकिन भाई साहब जो सर्वाधिक प्रीडोमिनेंट है, भाई साहब प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है इस रस्ट में, कौन सा पाया जाता है, यूरेडियम स्पोर। यानी भाई साहब रस्ट का जो स्पोर सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा फैलता है, वो है यूरेडियम स्पोर। पूछा जाता है ये भी आपसे, रस्ट फंगस कैसा है, ऑब्लिगेट फंगस है। दीज आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ व्हीट रोली या फिर रस्ट कह लो। व्हीट रस्ट के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला जो हमारा रस्ट है कौन सा है, ब्राउन और लीफ रस्ट। देखो भाई साहब
अलग अलग को अलग अलग स्थान पे लगता भी है। तो भाई साहब पत्ती पे जो लगता है उसे बोलते हैं भूरा रतुआ। क्या बोलते हैं? ब्राउन, यानी भूरा रतुआ। तो पत्ती पे लगा भूरा रतुआ, याद रखना, पत्ती पे लगता भूरा रतुआ यानी लीफ पे लग रहा है क्या भाई साहब? ब्राउन रस्ट। पूछा जाता है ऐसा ही पत्ती की धारी, धारी यानी स्ट्रिप, पत्ती की स्ट्रिप पे जो लगता है वो लगता है पीला। कहां लगता है? पीला, पीला लगता है पत्ती की धारी पर। और भाई साहब जो हमारा काला यानी ब्लैक है ये कहां लगता है? ये लगता है स्टेम पर, ये लगता है तने पर। ठीक है, पत्ती पर लग रहा है ब्राउन, पत्तियों की धारियों पर लग रहा है पीला, और भाई साहब स्टेम पर लग रहा है ब्लैक। इसी के नाम के आधार पर नामकरण हो जाते हैं। पूछा जाता है भाई साहब, ये भी आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर बहुत ज्यादा मिक्सचर बन जाता है माइंड में आपके, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अच्छा, लीफ रस्ट किसे बोलते थे? ब्लैक को कि येलो को कि ब्राउन को? स्ट्रिप किसे बोलते थे? ब्लैक को, येलो को, ब्राउन को? स्टेम किसे बोलते थे? तो यहां याद रखना है आपको, जहां बात होगी ब्राउन यानी भूरे की, वहां आप जाएंगे पत्ती के पास। पत्तियों के ऊपर धारियां पाई जाती हैं, वो पड़ जाती हैं पीली, इसे बोलते हैं येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट। इसके अलावा तना जो हमारा है वो काला पड़ जाता है, इसे बोलते हैं ब्लैक रस्ट। तो भाई साहब दिस डिजीज इज काज्ड बाय पक्सिनिया रिकॉर्डेटा टिटसाई फंगस। तो भाई साहब रस्ट जो हमारा लग रहा है फंगस से लग रहा है, ये तो क्लियर है। ठीक है, कौन सा मुख्यतः स्पोर, कौन सा? यूरिडोस्पोर काम कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। लेकिन भाई साहब अलग अलग के लिए अलग अलग क्या है? साइंटिफिक नेम है। पक्सिनिया तो सब में कॉमन है, यानी ये जो हमारा क्या है? रस्ट का क्या है? पक्सिनिया का हमारा जीनस है। ठीक है, ये क्या है? जीनस है। ये जीनस तो पक्सिनिया सब में रहेगा जिसमें जिसमें रस्ट लग रहा है, यानी तीनों रस्ट में पक्सिनिया तो फिक्स हो गया। इसके आगे वाला स्टेप यानी स्पीशीज चेंज होती रहेगी, यानी अगर भूरा रस्ट लगना है तो क्या लगेगा? रिकॉर्डेटा लगेगा। क्या लगेगा? रिकॉर्डेटा लगेगा। भाई साहब भूरा है तो रिकॉर्डेटा है। स्ट्रिप, अगर धारी की बात कर रहे थे, स्ट्रिप की बात कर रहे थे, स्ट्रिप मतलब क्या बताए थे? पीला होगा, पीली हो जाती है स्ट्रिप, तो स्ट्रिप में कुछ नहीं लगेगा, पक्सिनिया तो हो ही गया। इसके बाद स्ट्रिप से समझ जाओगे क्या है? स्ट्रिफॉर्मिस है। क्या है? स्ट्रिफॉर्मिस है। तो स्ट्रिप से लग रहा है क्या? पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस। इसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है ब्लैक रस्ट। क्या होता है ब्लैक रस्ट? तो भाई साहब ब्लैक लग जाता है स्टेम पे, होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। क्या होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई लगता है भाई साहब ब्लैक रस्ट। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है हमारा यही। ठीक है, तो अभी हम बात किसकी कर रहे थे? पहले ब्राउन रस्ट की। तो ब्राउन में हमने बताया क्या होगा भाई साहब? लगेगा ब्राउन पत्ती पर और नाम होगा इसका पक्सिनिया रिकॉर्डेटा ट्रिटिसाई। ठीक है, अमंग ऑल थ्री रस्ट या ऑल थ्री रोलीज इट comes the most early and most harmful and found in the wheat crop in all over country। कह रहा सबसे अर्ली स्टेज में यही लगता है, यानी छोटे से पौधा होगा तभी लग जाएगा। सर्वाधिक नुकसान भी यही पहुंचाता है, पत्तियों को हमारा क्या करता है? भूरा कर देता है। व्हीट क्रॉप में भारत देश में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला यही है। येलो और स्ट्रिप रस्ट की अगर बात करें तो हमने बता दिया क्या होगा? पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस है, स्ट्रिफॉर्मिस है। दिस डिजीज इज मोर इन कोल्ड एंड मॉइस्ट। कह रहा जितना कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशन होगी उतना ज्यादा ये रोग फैलेगा। बिफोर ईयर फॉर्मेशन, कह रहा है बाली बनने से पहले यानी फरवरी में ये रोग लग जाता है। मुख्यतः बाली बनने से पहले क्या होता है? पत्तियों के ऊपर जो ऐसे धारियां पाई जाती है ना, ये मान लो गेहूं की पत्ती है, इसके ऊपर ये जो धारियां पाई जाती हैं ये पड़ जाती है पीली। तो पहले हम लोग पीली बनाए तो पीली पड़ जाती है, समझ जाओ बस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक या स्टेम रस्ट, सर्वाधिक पूछा जाता है आपसे पेपर में यही। कौन सा है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई है। दिस रोली या दिस रस्ट मेनली स्प्रेड मोर द स्टेम, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्टेम रस्ट। हमने बताया काला कर देता है स्टेम को, इसीलिए बोलते हैं स्टेम रस्ट। इट इज आल्सो नोन एज किलर डिजीज ऑफ व्हीट। भाई साहब ब्लैक रस्ट को ही कहा जाता है क्या? किलर डिजीज ऑफ व्हीट ड्यू टू द डिलेड अटैक। भाई साहब देर में अटैक करता है ये ब्लैक रस्ट। कब अटैक करता है? देर में अटैक करता है। इट काज लेस डैमेज टू द व्हीट क्रॉप। इसीलिए भाई साहब नुकसान कम पहुंचाता लेकिन फैलता बहुत बड़े पैमाने पर है। ठीक है, ब्राउन रस्ट क्यों ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता है? क्योंकि वो अर्ली स्टेज में लग जाता है और अर्ली स्टेज में लगने के कारण ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता है। ये भाई साहब लेट में लगता है, तब तक गेहूं अपना तैयार हो गया होता तो उतनी समस्या नहीं हो पाती है। इसलिए भाई साहब ये जो हमारी
काली गिरुई है या जिसे बोलते हो ब्लैक रस्ट, ये हमारा जो है उतना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन भाई साहब इसे बोला जाता है क्या, किलर डिजीज ऑफ व्हीट। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए रस्ट मैनेजमेंट, कैसे भाई साहब अब रस्ट का इलाज कैसे करोगे आप, तो रस्ट के इलाज के लिए सबसे जरूरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए भाई साहब, जो हमारे सल्फर फंजीसाइड हैं। आपसे पूछा जाता है सल्फर फंजीसाइड का यूज कहां पर किया जाएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सल्फर फंजीसाइड की बात जहां पर आ जाए आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, रस्ट की बात कर रहा है। कोई भी रस्ट रहे और आपको कोई भी कमेंट मतलब ऑप्शन में दिख जाए कि भाई साहब इसमें सल्फर वाला है फंजीसाइड है, आप फटाक से उसी को क्लिक कर दोगे कि रस्ट को मारने का काम करेगा क्या, सल्फर फंजीसाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैनकोजेब का हम लोग यूज करते हैं 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर स्टैंडिंग क्रॉप के लिए। ठीक है, सिम्टम आने के जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे रस्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। या फिर पोटेशिक फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करेंगे हम लोग, रस्ट ना लगे इसके लिए क्या करेंगे, पोटेशिक फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करेंगे। इसके अलावा कोई भी सल्फर फंजीसाइड हम लोग यूज कर लेते हैं किसके लिए, रस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा रस्ट के बारे में आपकी जानकारी हो गई। इतने क्वेश्चन रस्ट से आपसे बनते थे। पहला क्वेश्चन हमने क्या रस्ट के बारे में बताया कि जो हमारा रस्ट डिजीज है 3 प्रकार का है, 5 स्पोर पाए जाते हैं रस्ट में, लेकिन भाई साहब सर्वाधिक जो पाया जाता है वो यूरिडोस्पोर पाया जाता है। 3 प्रकार का रस्ट है, कौन सा, एक तो हमारा लीफ पे लग रहा है, एक हमारा लीफ की धारियों पे लग रहा है, स्ट्रिप पे लग रहा है, और एक हमारा तने पे लग रहा है यानी स्टेम पे लग रहा है। जो हमारा लीफ पे लगने वाला है उसे हम ब्राउन रस्ट बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पक्सिनिया रिकॉन्डेटा है। इसके अलावा जो हमारा येलो है जो धारियों पे लग रहा है उसे बोलते हैं पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस। इसके बाद जो हमारा तीसरा है ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट, उसे बोलते हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटसाई। खोजा किसने सबसे पहले भारत में था, तो डॉक्टर केसी मेहता ने खोजा था। इन्होंने इसकी लाइफ साइकिल को भी बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ रस्ट साइंस बोला जाता है। किलर डिजीज ऑफ व्हीट किसे बोला जाता है, तो भाई साहब किलर डिजीज ऑफ व्हीट बोला जाता है ब्लैक रस्ट को। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू सॉरी जो हमारे सल्फर फंजीसाइड हैं, सल्फर फंजीसाइड्स का यूज करेंगे। इसके बाद अगर इसको रस्ट को कंट्रोल करना है तो कौन सी दवाई याद डाल सकते हो, मैनकोजेब का यूज कर सकते हो। इसके अलावा भाई साहब क्या कर सकते हो, पोटेशिक फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ा सकते हो। ये सारे कारण हो सकते हैं जिससे आप रस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा नुकसानदायक खेत के लिए कौन सा है, तो ब्राउन है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में लग जाता है। पक्सिनिया है बहुत नुकसानदायक जो हमारा ब्लैक रस्ट है, लेकिन ये लगता लेट में है तो बहुत ज्यादा फसल को प्रभावित कर नहीं पाता है। ठीक है, ये सारी चीजें रस्ट के बारे में थी, आपसे पूछी जाती हैं बार बार। दूसरा रोग जो लगता है हमारा लगता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। क्या होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट, जरा समझो भाई साहब। लगता किससे है, फंगस से लगता है, ये भी अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटसाई से लगता है। किससे लगता है, लूज स्मट लगता है अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटसाई से लगता है। पहली चीज तो आपसे ये पूछी जाती है। दूसरा आपसे क्या क्वेश्चन आता है, भाई साहब कैसा है ये, सॉइल बॉर्न है, सीड बॉर्न है, एयर बॉर्न है, कैसा है ये, तो भाई साहब पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए सीड बॉर्न है। फिर आपसे और अंदर जाके पूछेगा सीड बॉर्न है तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न है या इंटरनली सीड बॉर्न है, तो भाई साहब ये कैसा है, इंटरनली सीड बॉर्न है। जबकि फ्लैग स्मट अगर आता, लूज स्मट की जगह फ्लैग स्मट, तो वह एक्सटर्नली सीड बॉर्न होता है। ठीक है, चलो इसकी बात अगर आप करें तो इंटरनली सीड बॉर्न है। इन दिस क्रॉप अफेक्टेड बाय द डिजीज अर्निंग कम्स अर्ली एंड अर्निंग रिमेन ड्वार्फ। कह रहे भाई साहब इसमें इयरिंग्स लिखा है, इयरिंग्स मतलब जो हमारे ईयर निकलते हैं यानी जो बाली निकलती है, बालियां जो निकलती हैं, ईयर जो निकलती है, बाली जो निकलती है, कह रहा है ये जल्दी आ जाती है और भाई साहब बालियां ही क्या रह जाती है, छोटी छोटी रह जाती हैं। ठीक है, लूज स्मट में क्या होगा, बालियां जल्दी आ जाएंगी और बालियां छोटी छोटी रह जाएंगी। और भाई साहब ये जो बालियां होती हैं अफेक्टेड बाय दिस डिजीज अ ब्लैक पाउडर लाइक सब्सटेंस फाउंड इन द प्लेस ऑफ ग्रेन्स। कह रहा दानों की जगह पर इसमें भैया काला चूरन नजर आएगा, किसमें आपको, लूज स्मट में। भाई साहब काला चूरन नजर आएगा दानों की जगह पर। आप गेहूं में अक्सर देखे होंगे, जब आप मार्च वगैरह के टाइम में आप गेहूं में देखते हो कुछ बालियों में क्या होता है, काला काला चूरन बालियों की जगह पर नजर आता है, वो क्या होता है, वो लूज स्मट होता है। क्या होता है, लूज स्मट होता है। कंट्रोल कैसे करना है भाई साहब, नियंत्रण कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, कोई भी सिस्टमिक फंजीसाइड। भाई साहब सिस्टमिक फंजीसाइड या जैसे बिटावैक्स या कार्बेंडाजिम या बिटावैक्स का यूज हम लोग कर लेंगे, हमारा सिस्टमिक फंजीसाइड है। भाई साहब ये बात हमेशा याद रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई साहब मतलब इलाज करने से बेहतर क्या है कि रोग को लगने से ही बचा लिया जाए। तो हमको क्या करना है, प्रिवेंशन के लिए जो हमारा गेहूं है इसकी बुआई से पहले, चूंकि ये हमारा कैसा है,
इंटरनली सीड बॉर्न है, सीड से ही रोग फैल रहा है, तो सीड को ही क्या कर लें, ट्रीट कर लें अगर हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रोग नहीं लगेगा। ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरवेशियस फंजीसाइड विटावैक्स। विटावैक्स जो कार्बोक्सिल ग्रुप का एक हमारा क्या है, फंजीसाइड है, इसको यूज कर सकते हैं। विटावैक्स की खोज की थी सबसे पहले किसने, वान स्क्लैमिंग ऑन कुल्का ने 1967 में। तो पूछा जाता है आपसे भाई साहब, पहला फंजीसाइड जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, फर्स्ट फंजीसाइड जो डिस्कवर किया गया, कौन सा डिस्कवर किया गया, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, विटावैक्स। किस ग्रुप का है विटावैक्स, कार्बोक्सिल ग्रुप का है। सबसे पहला फंजीसाइड किसने खोजा था, तो भाई साहब आप बताएंगे वान स्क्लैमिंग और कुल्का ने 1967 यानी 1967 में सबसे पहला फंजीसाइड खोजा था जिसका नाम था विटावैक्स। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग किसके लिए, लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, सोलर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे 1934 में खोजा था किसने, लुथ्रा एम सत्तार ने। यानी भाई साहब सूर्य के किरणों में, धूप में हम रख देंगे, बीज के अंदर जो हमारा इसके स्पोर्स बने होते हैं वो स्पोर ही डेथ कर जाएंगे, इसके बाद ये रोग नहीं फैल पाएगा। लुथ्रा और सत्तार ने ये टेक्निक खोजी थी, इसे कहा जाता है सोलर हीट ट्रीटमेंट, 1934 में खोजी गई थी। इसके बाद आया जेनसन। जेनसन ने कहा कि भाई साहब सूरज की गर्मी तो छोड़ो, गर्म पानी से निपटा देंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, 54 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करेंगे 10 मिनट तक, गेहूं डालेंगे उसमें, बाहर निकालेंगे और ये डिजीज के जो स्पोर होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। ये टेक्निक दी थी जेनसन ने, इसे कहा जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्या होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट में, पानी को गर्म करते हैं 54 डिग्री सेल्सियस पर, 10 मिनट के लिए उसमें गेहूं को डालते हैं और फिर निकाल देते हैं, इससे हमारा सीड का ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें करनाल बंट, तीसरा हमारा क्या है, करनाल बंट। करनाल बंट होता है हमारा, इसी को बोलते हैं पार्शियल बंट। दिस डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1930। कह रहा 1930 में पहली बार रिपोर्ट की गई थी इन करनाल हरियाणा। कहां रिपोर्ट की गई थी, करनाल हरियाणा में, सीन बाय मित्रा इन एन एक्सपेरिमेंटल सीड प्लांट। कह रहे भाई साहब पहली बार रिपोर्ट की गई थी 1930 में, करनाल हरियाणा में, मित्रा ने जो है देखा था इसको। पूछा जाता है आपसे करनाल बंट या पार्शियल बंट, ठीक है, करनाल बंट या पार्शियल बंट, ये हमारा करनाल में खोजा ही गया था, लेकिन किसने खोजा था सबसे पहले, पूछा जाता है आपसे, किसने, मित्रा ने 1930 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सीड में पहली बार ये लग गया था भाई साहब, तब इन्होंने देखा। इट इज काज्ड बाई फंगस कॉल्ड नियोसिया या टिलेटिया इंडिका। पहले कहा जाता था नियोसिया इंडिका, नया नाम नियोसिया इंडिका का हो गया है टिलेटिया इंडिका। ठीक है, आरपीएससी एओ 2016 का क्वेश्चन है ये भी क्या है, सीड बॉर्न डिजीज है। ये भी क्या है, सीड बॉर्न डिजीज है। सम ग्रेन्स ऑफ द ईयर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज रॉट आफ्टर शॉर्ट टाइम, हेंस इट इज कॉल्ड कैंसर डिजीज ऑफ व्हीट। कह रहा भाई साहब इस रोग से प्रभावित बालियों के कुछ दाने सड़कर गल जाते हैं, सड़कर गल जाते हैं, जैसा कि क्या होता है, कैंसर में होता है, इसीलिए इसको कैंसर ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। कौन सा डिजीज कैंसर ऑफ व्हीट कहलाता है, करनाल बंट। याद रखना, हमने बताया आपको कि भाई साहब किलर डिजीज किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे ब्लैक रस्ट को। हमने पूछा आपसे कैंसर डिजीज ऑफ व्हीट किसे बोला जाता है, तो आप बताओगे करनाल बंट को। किसने खोजा करनाल बंट को, मित्रा ने। कहां पर खोजा, करनाल में, तभी तो नाम है करनाल बंट। ठीक है, ड्यू टू ट्राइमेथाइल एमीन एलिमेंट इन व्हीट ईयर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज स्मेल लाइक रॉटन फिश। कह रहा है भाई साहब इसमें एक क्या होता है, इसमें एक केमिकल पाया जाता है। कौन सा केमिकल पाया जाता है, एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइमेथाइल एमीन एलिमेंट। क्या नाम है, ट्राइमेथाइल एमीन। ट्राइमेथाइल एमीन पाया जाने लगता है करनाल बंट वाले में, सड़न होती ही है, और सड़न होती है तो ये एलिमेंट पैदा हो जाता है ट्राइमेथाइल एमीन। इसके कारण व्हीट की बालियों से, यानी गेहूं की बालियों से ऐसी बदबू आती जिसे भाई साहब मछली मर के सड़ गई हो। तो सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है, किसके कारण, ट्राइमेथाइल एमीन के कारण, जो कि कब पाया जाता है, करनाल बंट से पीड़ित की पेड़ में पाया जाएगा। ड्यू टू दिस डिजीज द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट हैड स्टॉप्ड इन द मैनी कंट्रीज। इस रोग के कारण, चूंकि ये भारत में फैला था, तो बहुत सारे लोगों ने गेहूं अपने यहां से मंगाना बंद कर दिया, भारत से गेहूं मंगाना बंद कर दिया। बेसिकली भाई साहब इस रोग के, ताकि उनके यहां रोग ना फैल जाए, इसी को तो हम बोलते हैं क्वारंटीन। हम लोग भी बहुत सारे जैसे
बहुत सारे रोग लगी हुई चीजों को हम लोग भारत में बैन कर देते हैं कि भाई साहब जिस देश में वो रोग लग रहा होता है वहां से हम क्वारंटीन कर देते हैं जिससे वो रोग भारत के प्लांट्स में ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान दी जाती है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। ठीक है, चलो ईयर कॉकिल या सीड गॉल डिजीज, भाई साहब ईयर कॉकिल किससे होता है, निमेटोड से होने वाला रोग है। भाई साहब ये किससे होता है, निमेटोड से होने वाला रोग है गेहूं का। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द निमेटोड इंगुइना टिटसाई। कौन सा निमेटोड, इंगुइना टिटसाई से होता है। इट वाज फर्स्ट प्लांट पैरासाइट, भाई साहब पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है, खोजा गया था किसके द्वारा, जेटी नीधम के द्वारा 1743 में। भाई साहब सर्वाधिक पूछा जाने वाला निमेटोलॉजी का क्वेश्चन है ये। अभी तक बहुत बार निमेटोलॉजी क्वेश्चन आते तो सबसे पहले यही पूछ लेता, बताओ भाई साहब कौन सा पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है, तब आप बताते हो क्या, ईयर कॉकिल गेहूं का। आप बताते हो भाई साहब किसने खोजा, नीधम ने। कब, 1743 में खोजा गया था पहला हमारा निमेटोड से लगने वाला, प्लांट में जो रोग लगाने वाला निमेटोड था उसकी खोज हुई थी, नीधम ने खोजा था 1743 में। फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन सा है, एंगुइना टिटसाई। सारे के सारे इस पेज को ही इंपॉर्टेंट मान लो, पूरे क्वेश्चन ही भरे पड़े हैं। पहला ईयर कॉकिल डिजीज या सीड गॉल डिजीज हमारा ये है, किसके कारण होता है, एंगुइना टिटसाई पूछा जाता है। पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन है, एंगुइना टिटसाई पूछा जाता है। एंगुइना टिटसाई को किसने खोजा था, जेटी नीधम ने खोजा था, पूछा जाता है कब खोजा था, 1743 में। सारे क्वेश्चन आपके भरे पड़े हैं। सिम्टम क्या नजर आएंगे, कह रहे नर्सरी यानी अर्ली स्टेज में ही गेहूं के द लीव्स ऑफ द प्लांट गेट श्रंकन, सिकुड़ जाएंगी पत्तियां, एंड प्लांट बिकम प्रोफ्यूज टिलरिंग। कह रहा है भाई साहब सिकुड़ जाएंगी, झाड़ी नुमा में बदल जाएंगी, पौधा क्या होगा, झाड़ी नुमा नजर आने लगेगा। प्लांट रिमेन स्मॉल एंड इंस्टेड ऑफ ग्रेन, कह रहा है भाई साहब पौधा छोटा रह जाएगा, बालियों में दानों की जगह क्या हो जाएंगे, कॉकिल्स हो जाएंगे, कॉकिल्स ही हो जाएंगे ना, तभी तो ईयर कॉकिल नाम है। क्या हो जाएंगे, कॉकिल्स, यानी भाई साहब चूरन भरा रह जाएगा। ठीक है, दाने नहीं भर पाएंगे, सीड गाल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे अंडे जैसे नजर आएंगे आपको बालियों में, लेकिन दाने नहीं बन पाएंगे। किस कारण से होता है भाई साहब, एंगुइना टिटसाई, जिसे आप बोलते हो सीड गाल। सीड गाल बोलते हो ना, सीड भाई साहब सीड की जगह पर क्या हो गए, गाल। गाल मतलब क्या होता है भाई, छोटे छोटे क्या भाई साहब अंडे जैसे, ऐसे ये ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, गेहूं नहीं बनेगा, उसके अंदर दाना नहीं बनेगा। किसके कारण हो रहा है, निमेटोड के कारण। पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है वो कौन सा है, एंगुइना टिटसाई। किसने खोजा था, नीधम ने खोजा था। कब खोजा था, 1743 में खोजा था। क्लियर। इलाज क्या है भाई फिर इसका, ट्रीट द सीड बाई इमर्जिंग देम 20% ब्राइन सोल्यूशन बिफोर सोइंग। कह रहा है भाई साहब नमक के घोल में रख दो, ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक के घोल में। कह रहा 20% नमक का घोल बनाओ और कुछ देर डुबो के उसमें रखो बुआई से पहले, पहली बात तो। फिर इसके बाद कह रहा मुख्यतः निमेटोड ग्रसित रोगों की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान हम लोग यूज करते हैं। कार्बोफ्यूरान यानी फ्यूराडान नाम से मार्केट में आपको मिलता है, 3 ग्राम 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। ये हमारा निमेटोड के लिए बेहतर रहता है। निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए निमेटिसाइड कौन सा आपको नजर आया भाई साहब, कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान बहुत बेहतरीन तरीके से निमेटिसाइड का काम करेगा। इसके बाद हमारा एक रोग लगता है टुंडू। टुंगरू नहीं, टुंगरू राइस में है, वो वायरस से लगता है। यह है टुंडू। क्या है, टुंडू। हिंदी में से कहते हैं सेहू। क्या बोलते हैं, टुंडू या सेहू, जो भी पूछा जाए आपसे समझ जाओ, टुंडू या सेहू। क्यों लगता है भाई साहब, तो लगता तो ये है भाई साहब किससे, एक बैक्टीरिया से। किससे लगता है, एक बैक्टीरिया से लगता है, लेकिन लगता है बैक्टीरिया से, लगता है किससे, बैक्टीरिया से। लेकिन ये बैक्टीरिया अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्लेविबैक्टर टिटसाई से लगता है लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसको लाने ले जाने का काम कर रहा है निमेटोड, जिसका नाम है एंगुइना टिटसाई। इसका मतलब ये रोग लगने के लिए 2 लोग जरूरी हैं। पहले तो निमेटोड लगे एंगुइना टिटसाई, उसके बाद वो कैरी करता हो किसको, क्लेविबैक्टर टिटसाई को। इसका मतलब है ये हमारा डिजीज जो है क्लेविबैक्टर टिटसाई से और प्लस एंगुइना टिटसाई के कारण लग पाता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं, येलो स्टिकी सबस्टेंस पाया जाएगा कहां पर, पत्तियों और बालियों में। पत्तियों में पीले रंग का स्टिकी सबस्टेंस चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा।
प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर सो आफ्टर ट्रीटिंग सीड विद 20% साल्ट सोल्यूशन। कह रहा भाई साहब इसमें भी क्या होगा, 20% साल्ट सोल्यूशन का यूज करोगे तो हमारा क्या होगा, नमक के घोल का तो बच जाएगा। वही है भाई साहब, लग तो इंगुइनाटेड साइज से ही रहा है तो उसी वाले कंट्रोल को यूज कर लो। इसके बाद लगता है हमारा क्या, मोलिया डिजीज। मोलिया डिजीज जो हमारा लगता है ये भी निमेटोड से लगता है, जिसका नाम है हेटेरोडोरा एविनी। सिस्ट निमेटोड इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है गांठ, गांठ जैसा बनेगा सिस्ट निमेटोड। कंट्रोल क्रॉप रोटेशन, कंट्रोल कैसे करना है, क्रॉप रोटेशन करना है। कंट्रोल कैसे करना है, क्रॉप रोटेशन करना है। डू नॉट सो फीड क्रॉप 3 years in the field affected by this nematode and sow crop like mustard, gram and fenugreek। कह रहा है भाई साहब जहां पर आपको ये लग गया हो क्या, हेटेरोडोरा एविनी, यानी भाई साहब क्या, मोलिया डिजीज। करना क्या आपको है कि 3 साल तक दोबारा उसमें गेहूं नजर ना आए। जिसमें मोलिया लग गया भाई साहब 3 साल तक दोबारा उसमें गेहूं आपको बोना ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या बोना है, सरसों बो, चना बो, फेनुग्रीक बो, लेकिन क्या ना बो, गेहूं कतई ना बो। क्रॉप रोटेशन ही इसका बेहतरीन तरीका हो सकता है इसको कंट्रोल करने का। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ सिस्ट निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटीज भी हमारे पास हैं, जैसे राजकिरण जिसे आप बोलते हो RD 387, RD 2052, RD 2035 या फॉर घी राज MR1 फॉर व्हीट, ठीक है। तो ये सब हमारी वेराइटीज जो हमारी क्या है, काम आती है किसमें, गेहूं के लिए, राज MR1। तो ये सारी वेराइटीज हमारी क्या आती हैं काम, किसमें, सिस्ट शुद्धक्रमी के रेसिस्टेंट के तौर पर, ठीक है। गेहूं लिखा है या व्हीट लिखना है यार यहां पर, और व्हीट, ठीक है। चलो इसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू हमारा जो लगता है, तो भाई साहब पहले पाउडरी मिल्ड्यू का जो काजल ऑर्गेनिज्म होता था गेहूं में, वो होता था क्या, एरिसिफी ग्रामिनिस, एरिसिफी ग्रामिनी, एरिसिफी ग्रामिनिस होता था। नया नाम आ गया अब क्या, ब्लूमेरिया ग्रामिनिस। क्या हो गया, ब्लूबेरिया ग्रामिनिस से भी लगने लगा क्या, पाउडरी मिल्ड्यू। इसके बाद भाई साहब हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो डिजीज तक हम लोग रखते हैं, ठीक है, डिजीज तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे जब, तब हम लोग इसके आगे गेहूं को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि गेहूं बहुत लंबी फसल है, थोड़ा सा समय लग रहा है, और चूंकि ये क्लासेस जो है अभी ऑफ पीरियड में ली जा रही, तो इस वजह से बहुत लंबी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है, कुछ दिन तक बस। इसके बाद आपको फिर फुल लेंथ की क्लासेस मिलने लगेंगी। परेशान ना हो, आपके एग्जाम्स आने तक हम ये सारी चीजें कंप्लीट करवा देंगे, जहां जहां आपका मोस्टली एग्जाम आपका काम आएगा, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी जारी रखिए और मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद।